हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात कर ले हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12th, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री में। किसी तरीके का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि है क्वालिटी में एक नंबर। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हम चले आए हैं अपने चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के पास। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका वर्ड लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा भी हमें नहीं लिखना होता है, बहुत कम भी नहीं लिखना होता है, लेकिन जो भी हम लिखे ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपने क्वेश्चन के डिमांड को जरूर से पूरा कर दें। कुछ पॉइंट्स है जिनको ध्यान देने की जरूरत है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, 11-12 क्वेश्चंस के आसपास हैं, तो हम उन सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले देखेंगे। हमारे ये जो लास्ट चैप्टर है इससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, सबको हम देखते हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। पहला सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि इज इट ट्रू दैट कारपेट्स एंड कर्टेन्स placed on the floor or wall surfaces can reduce noise level, explain briefly। सवाल बस इतना सा है कि आपको पता है इज इट ट्रू, ये हमसे पूछ रहा है क्या ये सत्य है कि जो कारपेट जो हम यूज करते हैं, जो कर्टेन्स हम यूज करते हैं, जो मतलब ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं अपने घर में, फ्लोर पे, दीवार पे, सरफेसेस पे, ये जो है ये रिड्यूस करता है नॉइज के लेवल को। मतलब कि नॉइज का लेवल, फॉर एग्जांपल किसी व्हीकल का चलना, व्हीकल के चलने से बहुत सारा साउंड निकलना, वो जो नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, हमारे अगल बगल बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कहीं पार्टी चल रही है, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, बहुत सारा नॉइज जो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है, उस नॉइज से बचने के लिए का एक रास्ता है ये कर्टेन। क्या आपको लगता है? एक्सप्लेन करना है ब्रीफली थोड़े से। तो जहां तक की बात है, हमें ऐसा लगता है कि यस बिल्कुल ये सत्य है कि कारपेट्स एंड कर्टेन्स प्लेस्ड ऑन द फ्लोर कैन इंडीड रिड्यूस नॉइज बिकॉज दीज आइटम्स एब्जॉर्ब साउंड वेव्स। अब क्या है, साउंड वेव्स जो हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है, और जब ये साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद जो है क्या है कि हमारे कानों तक वो वेव्स बहुत कम आने वाली। तो कहीं ना कहीं इसने नॉइज को एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमने कहीं ना कहीं राहत मिली। तो वही कह रहा है कि यस कार्पेट्स एंड कर्टेन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर कैन इंडीड रिड्यूस नॉइज बिकॉज दीज आइटम्स एब्जॉर्ब साउंड वेव्स, दे एक्ट एज साउंड एब्जॉर्बर। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो मतलब ये इसका छोटा सा आंसर होगा। तो मतलब कहने का है कि जो कार्पेट्स वगैरह यूज करते हैं हम घर में, उससे साउंड पॉल्यूशन, जो नॉइज पॉल्यूशन है, उससे भी बचते हैं हम। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरीके का डाउट है, नहीं समझ में आया, नहीं पल्ले पड़ा, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको पेन पेपर पे लिखना जरूर, स्क्रीनशॉट निकाल लेना, अपने लैंग्वेज में भी लिखने की कोशिश हमें करना है ताकि हम एग्जामिनेशन में रट के ना जाएं, बिल्कुल समझ के जाएं, अपने तरीके से लिखें, पूरा का पूरा मार्क्स लेकर के आए। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने था। अब हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, कि हमारा दूसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। ये हमारे सामने है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कुछ ऐसा कि व्हाट इज अ हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी। देखिए अगर सवाल क्या है, गौर करने वाली बात है। कह रहा है कि हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी क्या है। हमने सुना सर, हमने तो व्हीकल के बारे में सुना था, कुछ मॉडिफाइड व्हीकल के बारे में सुना था, ये हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है और ये हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी क्या है। तो हाइब्रिड से हम समझ में आना चाहिए, जब हम देखते हैं ना किसी दो कैरेक्टर्स पे, इधर से भी कुछ कैरेक्टर है और इधर से भी कुछ कैरेक्टर है, दोनों के लिए ये सुटेबल है, तो हाइब्रिड का हम इसको नाम देते हैं हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी की। जब हम बात करें तो हम कहेंगे हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस विद अ सुटेबल एग्जांपल। तो इसके एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। जब व्हीकल में हम हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सीधा सीधा बात है कि ये किसी दो फ्यूल से ये गाड़ी जो है वो चल सकती है। और दो फ्यूल कौन सा है, एक हमारे पास सीएनजी वाला गेम है और एक हमारे पास जो है वो फॉसिल फ्यूल वाला गेम है। कहने का मतलब है कि फॉसिल में कौन कौन से आ गए, तो इसमें आ गया सर पेट्रोल और आ गया है हमारा डीजल जो आता है सो। तो हमने क्या कह दिया कि ऐसी गाड़ी है जिसके पास ये पावर है कि वो दोनों पेट्रोल और सीएनजी दोनों से चल सकती है, ड्यूअल मोड पे काम करे, तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच अलाउ द व्हीकल टू रन ऑन
ड्यूअल मोड लाइक पेट्रोल एंड सीएनजी। तो उसको हमने हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी में रखा। सवाल था कि एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस विद द सुटेबल एग्जांपल। तो अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेजेस में हम रखते हैं कि एज सीएनजी इज ए ग्रीन फ्यूल, सीएनजी चूंकि एक ग्रीन फ्यूल है, सो द फॉसिल फ्यूल्स आर कंजर्व्ड एंड आल्सो पॉल्यूशन इज रिड्यूस। तो सीएनजी ग्रीन गैस, ग्रीन फ्यूल है। अब ग्रीन फ्यूल है तो क्या करेगा, ये पॉल्यूशन कॉज करने वाला नहीं है, ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा। और दूसरी चीज क्या है कि जब जब हम सीएनजी को यूज करेंगे तब तक हम उतना फॉसिल फ्यूल कम यूज कर रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल के कंजर्वेशन में भी काम करेगा, फॉसिल फ्यूल से बच के भी रहने वाला है। 2 पॉइंट्स यहां पे हैं। इसके बाद हम बात करें तो कह रहा है कि सीएनजी इज चीपर विच इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड कांट बी एडल्टरेटेड। तो चीप भी है। अगर हम प्राइस को कंपेयर करें तो ये पेट्रोल के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता भी है, और यही कारण है कि 2002 में दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जो है वो गाड़ियों को सीएनजी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। जितने भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलते हैं सीएनजी पे चल रहे होते हैं। तो ये इस ये रहा इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर। मतलब कि ऐसी गाड़ी जो डुअल मोड पे काम करे, मतलब जो पेट्रोल सीएनजी दोनों में, तो उसको हमने इसका में कैटेगरी में रखा है। ये क्वेश्चन का आंसर नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। किसी तरीके का डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। उधर हमसे क्या पूछ रहा है, तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते कि हमारा तीसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमसे कुछ ऐसा कि इज इट ट्रू दैट इफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स टू 0 द वाटर विल बिकम सेप्टिक। बात यहां पर क्या है कि देखिए यहां पर एक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात की जा रही है, उसको 0 पे ड्रॉप होना है। अगर हम किसी वाटर बॉडी को लेकर के अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक वाटर बॉडी है, इस तरीके से हम एक वाटर बॉडी बना रहे हैं, राइट। मान लो कि कोई एक पॉन्ड है, ये कोई एक लेक है, ठीक है, पॉन्ड है, कोई पॉन्ड मान लेते हैं। इसमें पानी भरा हुआ है और पानी के साथ साथ क्या है भाई साहब कि इसमें जो है कुछ डिसॉल्व्ड, इसमें क्या है, कुछ डिसॉल्व्ड O2 भी है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। अब इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के मदद से होता है कुछ ऐसा कि इसके अंदर रहने वाले जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फिश हो गया, जैसे कि कोई अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई भी इसमें है, इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के मदद से इसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो होना है, ये अपने लाइफ को जी रहे हैं। कुछ होता है ऐसा कि इसमें जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका लेवल सीधा सीधा 0 हो जाता है, ये सीधा जो है वो 0 पे पहुंच गया। अब 0 पे पहुंचा तो ये जो फिश है और ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास ऑक्सीजन बचा ही नहीं ताकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर सके। और ये ऐसे हैं कि इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं। तो जब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर होगा कुछ ऐसा कि अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा कि इनकी मृत्यु भी हो सकती है, इनका डेथ भी हो सकता है। तो कहानी तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा सिचुएशन। तो ये कह रहा है कि इज इट ट्रू, तो हम कहेंगे बिल्कुल सत्य है आपका ये वचन, यस। फिर हम कहेंगे कि गिव एन एग्जांपल व्हिच कुड लोअर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन द एक्वेटिक बॉडी। अब ये कैसे कम हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्गल ब्लूम का आना, समय के साथ क्या होगा, ये नीचे ऑक्सीजन के लेवल को कम करता चला जाए। कह रहा है कि व्हेन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप टू 0 many aquatic animals die because they don't get any dissolved oxygen to breathe. This results in water become the septic. algal bloom ये सब जो चीजें हैं वो कॉज करवा सकता है ये, ठीक है, ठीक है। आप इसको भी नोट करें, इसको भी स्क्रीनशॉट निकालें। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक। किसी तरीके का डाउट आपके मन में रह गया हो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है एंड उसका क्या आंसर होना चाहिए, राइट। तो ये रहा हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल क्या है, रीड करेंगे, सॉल्व करेंगे। कहता है कि नेम एनी वन ग्रीन हाउस गैस एंड इट्स पॉसिबल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल, व्हाट आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इट। 2, 3, 4 चीजें हैं गौर करने लायक। किसी एक ग्रीन हाउस गैस का नाम लेना है। सवाल नंबर 1 हमारा ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 ये है कि एंड इट्स पॉसिबल सोर्स,
दूसरी चीज की उसके पॉसिबल सोर्स की हम बात कर रहे हैं, क्या होगा उसका पॉसिबल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, पॉसिबल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लो दूसरी चीज। तीसरी चीज है कि लार्ज स्केल की बात की जा रही है, तो प्रोडक्शन ये नहीं कह देना कि हमारे मतलब कुछ भी एक छोटा सा नहीं, लार्ज स्केल की बात की जा रही है। और उसके हार्मफुल इफेक्ट की भी बात की जा रही है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इट। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल में हमने उस गैस में कौन सा ले लिया, तो हमने CO2 को उठा के रख दिया। लो, बहुत ही कॉमन है एक्चुअली, जब हम ग्रीन गैस की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं, तो CO2 जो है वो, तो इस वाले पार्ट का हमने आंसर कर दिया। एंड इज पॉसिबल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हार्मफुल इफेक्ट्स इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेज आर इंक्रीज टेम्परेचर अर्थ, जैसे कि कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। सोर्स की बात करें, हम कह रहे हैं कि फैक्ट्री आउटलेट वगैरह से निकल रहा है, फैक्ट्री आउटलेट वगैरह से ये गैसेज जो हैं आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना ये बड़ी चीज है। और साथ साथ अर्थ का जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो साथ में ग्लेशियर्स का पिघलने में भी ये काम कर रहा है। तो टेम्परेचर ऑफ अर्थ, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ब्रीदिंग इश्यूज इन ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा, तो इस तरीके की चीजों को ये, इस तरीके की चीजों का कारण ये बन सकता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, इंतजार ही रहता है हमें कि कब ऐसा क्वेश्चन पूछे और एकदम हम धर 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 करके लिखे और पूरा पूरा नंबर हमें मिल जाए। तो ये बात होती है ऐसा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने ये रहा, इसको भी आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ डिस्कस करते हैं कि हमारा 5वां सवाल हमसे क्या पूछा गया है। राइट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि इज इट ए कॉमन प्रैक्टिस टू प्लांट ट्रीज एंड श्रब्स नियर द बाउंड्री वॉल्स ऑफ बिल्डिंग, व्हाट पर्पस डू दिस सर्व। देखिएगा कि बहुत अच्छा घर बना लिया, बहुत अच्छा बिल्डिंग बना लिया, ठीक है, घर है, ये घर का क्या है, इस तरीके से हम इस तरीके से बना रहे हैं, ये इसका बाउंड्री है, ठीक है, ये छोटा सा गार्डन वार्डन है जो भी है। और ये जो बाउंड्री है यहां पर क्या है, इस बाउंड्री के पास हमें देखने को मिला है क्या, इस बाउंड्री की बात करें तो यहां पर हमें ट्री इस तरीके से लगा हुआ दिख रहा है, इस तरीके से यहां पर जो है वो ट्री चारों तरफ जो है, बहुत ही बेकार सा ड्राइंग लग रहा है ये समझाने के लिए, लेकिन ये चारों तरफ जो है वो ट्रीज आपको दिख रहा है। राइट, अब सवाल ये है कि एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि मतलब इस तरीके से ट्री वगैरह को बाउंड्री पे लगाना, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों करते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा सर अब घर बनाया है, सुंदर दिखना तो जरूरी है, बहुत पैसा खर्च किया है बनाने वाले ने, घर बनाने वाले ने, ये इधर इसकी खिड़की बना दो, है ना, थोड़ा अच्छा घर लग रहा है मतलब तो ये जो बिल्डिंग हमने बनाया, ये जो घर बनवाने जिसने बनवाया है उसने इतना खर्च किया है और सुंदर बनाना चाहता है, उसने क्या किया कि उसने गार्डन बनाया और साथ साथ उसने बड़े बड़े पेड़ जो थे, अच्छे अच्छे पेड़ जो थे, उसको अपने बाउंड्रीज पे इस तरीके से लगवा दिया। इससे क्या हो गया कि उसकी खूबसूरती बढ़ गई। हम कह सकते हैं कि सर वो डेकोरेशन पर्पस, सर हम कह सकते हैं कि वो डेकोरेशन पर्पस के लिए उसने ये काम किया है। तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल सही बोल रहे हो कि उसने डेकोरेशन करने के लिए, अपने घर को सुंदर और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए काम किया। लेकिन एक और चीज है जो शायद उसको पता हो ना हो, लेकिन उसका उधर से भी फायदा उसको मिलने वाला है, और वो चीज ये है कि जब हम अपने बाउंड्रीज पे इस पेड़ को लगाते हैं तो क्या है, बाहर में क्या है, इधर रोड है, रोड पे चल रहे हैं इस तरीके से व्हीकल्स। अब क्या है, इधर से पॉल्यूशन जो इधर आएगा, चारों तरफ से जो पेड़ है वो इस पॉल्यूशन को रोकना चाहेगा, पॉल्यूशन को ये रोक सकेगा, एयर पॉल्यूशन को रोकेगा, नॉइस पॉल्यूशन को रोकेगा, जो डस्ट वगैरह उड़ रहे हैं उसको ये रोकेगा। तो आप कभी भी जब रोड साइड चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा, मान लो कोई ऐसा घर है रोड साइड, जो आपको पेड़ देखने को मिलेगा, उसके लीव्स को अगर देखोगे तो देखने को मिलेगा कुछ ऐसा कि उस पर डस्ट लगे हुए हैं, उस पर डस्ट लगे हुए दिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो पेड़ जो है वो डस्ट को जो है वो रख ले रहा है, ये काम है। तो कहने का मतलब है कि द ट्री एंड श्रब्स नियर द बाउंड्री वॉल्स ऑफ बिल्डिंग आर नॉट ओनली मेंट फॉर द डेकोरेशन पर्पस, सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि डेकोरेशन के लिए नहीं है, डेकोरेशन है तो सिर्फ डेकोरेशन कहना इज नॉट गुड,
बट ऑल्सो एज द बैरियर अगेंस्ट नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन में एक बीच में बैरियर खड़ा है, साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा, एयर प्यूरिफायर की तरह काम करेगा, फ्रेश ऑक्सीजन आपके घर में गार्डन में आपको मिलने वाला है, डस्ट कैचर्स है, बाहर से जो डस्ट वगैरह आती है उसको भी ये रोकने का काम करेगा। एंड दिस इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल, और ये लोगों के हेल्थ के लिए जरूरी है। तभी कहते हैं कि अपने घर में गार्डन जरूर रखें, अपने घर में गार्डन जरूर रखें। आपके पास जगह हो या ना हो, कहीं भी हो, छोटे से पॉट में हो, गमले में हो, पेड़ को लगाना चाहिए। बहुत ही सही, आपके घर में बहुत ही फ्रेश माहौल बन के रहता है। छोटा सा क्वेश्चन, उसका प्यारा सा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कंप्लीट किया। किसी तरीके का अगर डाउट है आपको इसमें, मुझे नहीं लगता कि इस सब चीज़ में भी डाउट होना चाहिए। अगर फिर भी है तो उसको आप पूछ लें, क्योंकि अगर डाउट है तो पूछना ज़रूरी है। 5वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, इसको भी आप नोट करें, स्क्रीनशॉट निकालें। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। तो यहां पर हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है ऐसा कि व्हाई हैज द नेशनल फॉरेस्ट कमीशन ऑफ इंडिया, किस चीज की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं नेशनल फॉरेस्ट कमीशन के बारे में। नेशनल फॉरेस्ट कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड ए रिलेटिवली लार्जर फॉरेस्ट कवर्स फॉर हिल देन द प्लेन। अब आपको जब पता चलेगा कि नेशनल फॉरेस्ट कमीशन ने, जो नेशनल फॉरेस्ट कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने कहा है कुछ ऐसा कि हमारे पास दो तरीके के लैंड है। ऑब्वियस सी बात है, दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो हिली एरिया होता है, हिल्स की जो हम बात करते हैं, एक जो हम बात करते हैं हिल्स की, और दूसरा हमारे पास होता है प्लेन। ठीक है, हिल्स एंड प्लेन्स। तो हिल्स एंड प्लेन्स की जब हम बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि नेशनल फॉरेस्ट कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि जो ये हिल्स है, हिल्स वाला जो एरिया है, यहां पर आपको ज्यादा फॉरेस्ट रखने की जरूरत है देन द प्लेन्स। तो कहने का मतलब है कि यहां पर हिल्स वाले रीजन में आपको जो फॉरेस्ट एरिया है, इस वाले रीजन में जो आपका फॉरेस्ट एरिया है ये ज्यादा देखने को मिलेगा, और इस वाले में जो आपको फॉरेस्ट एरिया है वो थोड़ा कंपैरेटिवली वो कम है। और ऐसा क्यों कहता है ये, तो ऐसा इसलिए कहता है कि द नेशनल फॉरेस्ट कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड रिलेटिवली लार्जर फॉरेस्ट एरिया कवर फॉर हिल्स देन द प्लेन्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड सॉइल इरोजन। दो चीजें हैं हमारे पास, एक कह रहा है लैंडस्लाइड के बारे में और दूसरा कह रहा है सॉइल इरोजन के बारे में। तो लैंडस्लाइड और सॉइल इरोजन, इस तरीके की चीजों से बचने के लिए नेशनल फॉरेस्ट कमीशन ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया है। समझ में आ रही है चीजें, कितना आसान, कितना बेसिक सा है। क्यों किया, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, फॉरेस्ट के रहने से ये सारी चीजें जो है वो घट सकती हैं। तो एनएफसीआई ने ये काम किया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप नोट करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे। फिर हम आगे जंप करना चाहते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक नजर हम डालना चाहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 बस कह रहा है कुछ इतना कि हाउ कैन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बिकम एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैसे हुआ, समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ। तो कहता है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ऑल्सो कॉल्ड झूम कल्टीवेशन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज की झूम कल्टीवेशन, हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में इसका कंट्रीब्यूशन है जंगल काटना। कहेंगे सर, कहते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जंगल काट रहे हैं, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन, इस तरीके कल्टीवेशन में होता है कि द फार्मर्स कट डाउन द ट्रीज। फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स करते हैं, कट करते हैं ट्रीज को ऑफ द फॉरेस्ट एंड देन बर्न द प्लांट्स रिमेन्स, और जो प्लांट बचते हैं उसको जलाते हैं। ये जो ऐश जो ऑब्टेन होता है, इट वर्क्स एज अ फर्टिलाइजर। तो ये नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम किया। दिस लैंड इज देन यूज फॉर फार्मिंग, फिर इसको फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। द प्रैक्टिस इज कैरीड आउट ऑन स्मॉल वाइडली स्कैटर्ड प्लॉट्स। तो अलग अलग छोटे छोटे क्या थे, ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ से पूरा का पूरा साफ ही कर दिया, छोटे छोटे जगहों को चुन करके वहां पर ये काम किया जाता है टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड बिकम द फ्रेंडली विद द एनवायरमेंट। तो ये इस कहानी है, ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, उसकी कहानी है। आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाले, अपने लैंग्वेज में लिखना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे, जंप करेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। दैट इज की क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कुछ ऐसा कि व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट ये पूछ रहा है, तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। JFMC के बारे में बात की जा रही है। तो व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस।
टू इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया, क्या मकसद, क्या प्लान, क्या था उसके दिमाग में? तो द मेन आइडिया बिहाइंड द joint forest management concept introduced by the government of India is to motivate the local communities to identify themselves and protect the forest and also generate the employment. तो यहाँ पर बस इतना था joint forest management का काम, to motivate the local communities, local communities में जाकर के उनको importance बताना, उनको समझाना कि to identify themselves, अपने आप को पहचानो, and protect the forest, forest को बचाओ और employment generate करने के लिए ये काम किया गया था. So this was the work. ये आइडिया था हमारी भारत सरकार का, जिसके कारण जिस आइडिया के जिसके लिए उन्होंने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को लाया. इसको भी आप नोट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है. फिर हम जंप करना चाहते हैं अपने अगले सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9? तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आ चुका है सामने. क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कुछ ऐसा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्नो ब्लाइंडनेस. तो स्नो ब्लाइंडनेस क्या है? यहाँ पर दो वर्ड है, ब्लाइंडनेस सुना था हमने, स्नो अलग से सुना था, आपने दोनों को जोड़ दिया, पूछ दिया स्नो ब्लाइंडनेस. एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों पूछा? तो भाई स्नो ब्लाइंडनेस से आपको समझना चाहिए कि स्नो कैसा दिखता है. आप समझ पा रहे हो स्नो कैसा दिखता है? ब्लाइंडनेस मतलब जान रहे हो कि देखने की क्षमता का चला जाना. तो कह रहा है कि ड्यू टू द एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज. तो यूवी रेज के एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन से क्या होता है? जब आई का स्ट्रक्चर पढ़ते तो आपको कॉर्निया दिखता है. इस यूवी रेज जो ज्यादा से ज्यादा जो एब्जॉर्ब हो गया है, इसके कारण ये हमारा कॉर्निया जो है, ये कॉर्निया इन्फ्लेम्स विच कॉजेस स्नो ब्लाइंडनेस. और इसी कारण से हमें देखने में दिक्कत आती है, हमारे आंखों में प्रॉब्लम आती है. वही कह रहे हैं कि द कॉर्निया इन्फ्लेम्स विच कॉजेस द स्नो ब्लाइंडनेस विच इज द पेनफुल एंड विजन विल बी लॉस्ट टेम्पररीली. और विजन जो है वो टेम्पररीली लॉस्ट हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड द स्नो ब्लाइंडनेस. नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं. काफ़ी आसान, काफ़ी बेसिक. इसको देख लिया. फिर हम आगे चलना चाहेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है? कहता है कि हाउ हैज डीडीटी कॉज्ड ए डिक्लाइन इन द बर्ड पॉल्यूशन. तो डीडीटी के कारण हमें बर्ड्स के पॉपुलेशन में एक डिक्लाइन देखने को मिला. क्यों है? बात करना है हम डीडीटी के बारे में. अब जैसे ही कि द बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइंस व्हेन द डीडीटी कंसंट्रेशन इन देयर बॉडी इंक्रीजेस कॉजेस द डिस्टर्बेंस इन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. अब क्या है कि डीडीटी के कारण जो है भाई साहब क्या हो गया कि ये जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया. और हम जानते हैं कि जो एग ये ले करती हैं, इन एग में जो आउटर सरफेस होता है, ये आउटर सरफेस बना किसका होता है? तो ये आउटर सरफेस बनता है कैल्शियम का. और चूंकि इस डीडीटी के कारण इस कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़िया तरीके से नहीं हो पाया, तो एज ए रिजल्ट इस कैल्शियम के कारण ये जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस भी बहुत कमजोर, वीक बनता है, जिसको एगशेल हम कहते हैं. तो इस कारण से क्या होता है? उनकी प्री मैच्योर. अब ये जो है आउटर सरफेस बहुत ही वीक बना. अब ये आउटर सरफेस वीक बना तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? इससे हमको क्या होगा? जो हमारा एगशेल है, एगशेल जो है वो वीक हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. एंड वीक होने से कैसा होगा? वीक होने से क्या हो जाएगा कि ये प्री मैच्योर डेथ हो सकता है इसका. ठीक है, प्री मैच्योर ब्रेकिंग. और प्री मैच्योर ब्रेकिंग के बाद क्या होगा कि चूंकि वो बर्ड्स जो हैं उस टाइम उस तरीके से ग्रो नहीं की हुई हैं, तो एट लास्ट क्या होगा? बर्ड्स का जो है वो डेथ हो जाएगा. ठीक है, तो इस कारण से क्या है कि उनकी आबादी आपको घटते हुए दिखती है. वही कह रहा है कि द बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइंस व्हेन द डीडीटी कंसंट्रेशन इन देयर बॉडी इंक्रीजेस and causes a disturbance in the calcium metabolism which causes thickening of eggshells and their premature breaking. आप इसको भी नोट करें, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालें. फिर हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. इसको आप नोट कर सकते हैं. अगर किसी तरीके का डाउट है तो आप उसको बिल्कुल पूछ सकते हैं. फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11. डायग्राम दे रखा है ए एंड बी. फिर है कुछ सवाल. क्या कहता है कि ऑब्जर्व फिगर ए एंड बी. कर लिया ऑब्जर्व देख लिया. पहला जो है वो हमारे सोलर प्लेट्स लगे हैं यहां से वहां तक, पूरे पीछे तक. इधर आपको यहाँ पर ये वाला डायग्राम भी आपको दिख रहा है. फिर कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि द पावर जनरेशन विंड मिल्स में दिख रहा है, द पावर जनरेशन बाय द अबव टू मेथड्स इज नॉन पॉल्यूटिंग. ट्रू या फॉल्स? तो बात यह है कि इसमें पॉल्यूशन का कुछ लेना देना नहीं है.
तो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है, ये नॉन पॉल्यूटिंग है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, हम इसको ट्रू कहेंगे और आंसर करेंगे बोथ द मेथड्स आर इंडीड ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड बोलता है हमसे कि लिस्ट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के दो एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो सोलर एनर्जी से हम दो एप्लीकेशन के बारे में कहे तो सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स एंड द सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट फॉर हीटिंग वाटर। तो यहां पर दो चीजें हैं कि एक तो है कि सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट फॉर हीटिंग वाटर, पानी गर्म करने के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको बदल करके हम करते हैं। तो ये दोनों चीज है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, इस दोनों को आप नोट कर सकते हो। इस तो फिर हम देखते हैं कि तीसरा क्या सवाल था, कहता है व्हाट इज दी फोटोवोल्टाइक सेल। तो फोटोवोल्टाइक सेल की बात करें तो इज अ टाइप ऑफ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है और बीच में जो डिवाइस है जो ये काम करवा रहा है उसको हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल के नाम से जान रहे हैं। तो ये रहा इसका क्वेश्चन 1 2 3 और ये रहे उसके आंसर। इसको भी आप नोट करेंगे, इन दोनों को आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही आसान था, जैसे कि बोल रहा है कि बिल्कुल ही नॉन पॉल्यूटिंग है, इसमें किसी तरीके का फ्यूल वगैरह का हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉल्यूशन कॉज नहीं कर रहा है। दूसरी चीज है कि लिस्ट टू एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, तो बिल्कुल एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और दूसरा की वाटर हीटिंग में भी हम उसको यूज करते हैं। तीसरा है कि फोटोवोल्टाइक सेल क्या, तो एक ऐसा डिवाइस जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कि हम अपने इस आखिरी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 16 से हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की बात करें, सीबीएसई हिंदी मीडियम की बात कर ले, बात करें हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, सबकी तैयारी कराई जा रही है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज आपको नहीं पे करना है, आपको बस आना है हमारे यूट्यूब के चैनल पे, आपको वीडियोस देखना है। अगर आपको वीडियोस देखने में यहाँ परेशानी हो रही है, नहीं मिल रहा वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस हैं, तो फॉर द सेम आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com। यहाँ आना है आपको, अपनी क्लास को चुनना है, अपने सब्जेक्ट पे जाना है, अपने चैप्टर को चुनना है, अपने लेक्चर्स को चुनना है, वीडियोस को देखना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।